से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारी बवाल हुआ है। पप्पू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा और मारपीट हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो लोगों से मारपीट हुई। पप्पू यादव के घर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। पप्पू यादव ने कहा है कि मेरी हत्या की साजिश रची गई है, मुझे जान से मारने की कोशिश हुई है। पप्पू के समर्थकों ने हंगामा करने वालों को पीटा। आरोपी ने पप्पू पर लगाया सनातन के अपमान का आरोप। पप्पू पर भगवा पहनकर सनातन के अपमान का आरोप लगाया है। तो तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दिल्ली से ये तस्वीरें पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारी बवाल हुआ है। पप्पू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा और मारपीट की तस्वीरें देख रहे हैं आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो लोगों से मारपीट हुई है। पप्पू यादव के घर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जहां पर हंगामा हो गया, मारपीट हुई है। पुलिसकर्मी ये देखिए बीच में बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पप्पू यादव दो लोगों को पीटते हुए इनमें देखे भी गए हैं और एक शख्स को वो पकड़कर अपने बाजू में दबाकर देखिएगा। ये रही वो तस्वीर, बाजू में दबाकर उस शख्स को लेकर आ रहे हैं जिस पर आरोप है कि उसने पप्पू यादव पर हमला करने की कोशिश की। और दूसरी तरफ देखिएगा कि भीड़ लगातार एक शख्स को पीट रही है। उस शख्स पर भी आरोप है कि उसने पप्पू यादव पर हमला करने की कोशिश की। अब पप्पू यादव का क्या कुछ कहना है? उनका कहना है कि उन्हें मारने की कोशिश की गई, उन पर हमला हुआ है और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। पप्पू यादव यहां तक कह रहे हैं कि जान से मारने की कोशिश हुई है। पप्पू के समर्थकों ने हंगामा करने वालों को यह पीटा भी है। आरोपी ने पप्पू यादव पर सनातन के अपमान का आरोप लगाया है। पप्पू पर भगवा पहनकर सनातन के अपमान का आरोप इन दोनों आरोपियों ने लगाया। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, दिल्ली की ये तस्वीरें पप्पू यादव के आवास की ये तस्वीरें हैं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पप्पू यादव। उसी समय ये दो युवक वहां पर आ धमके। अब पप्पू यादव के जो समर्थक थे उन्होंने इन्हें पकड़ लिया और जमकर पीटा है। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि उन पर हमला करने की कोशिश की गई है, उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है और उनके समर्थकों ने किस तरह से इन दोनों युवकों को घेर लिया उसकी वानगी है ये तस्वीरें। दोनों शख्स नीचे पड़े हुए हैं, समर्थक आसपास घेरा बनाए हुए हैं और ये कोशिश की जा रही है, ये होड़ मची हुई है कि कौन इन दोनों युवकों पर ज्यादा हाथ साफ करे ताकि पप्पू यादव खुश हो जाए। तस्वीर जरा देखिए। मेरे घर में कोई ढुक के हमला करेगा, आप बताओ? सही नहीं, आपके साथ आई थी क्या? सर, हम लोग जब एंटर हुए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और बहुत सारे लोग बैठे थे। आप लोगों के नॉलेज में था और हमने देखा कि आपके घर में बहुत सारे लोग आए स्टिंग करे। आपके घर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मीडिया वाले, हम लोग सब यहाँ खड़े हमसे हुए थे। मिलने नहीं बैठेंगे जी, कौन थे सर वो, कुछ पता? हमसे मिलने नहीं आएंगे लोग, हम जनता हैं। देखिए लोहे से उसने हमला किया, मेरे ऊपर मारा है। मैं तो देखिए, मैं साहब को बचा रहा था, ब्लड चप्पल निकाल रहा है और हाथ में पता नहीं लोहे का क्या मार रहा है। अपना बचाव नहीं करेंगे, इतने लोगों को चाकू लेके मारने आया भाई। आपके साथ मैडम आपके अभी मैं हाफ रहा हूँ, अब मेरी स्थिति देखिए। बहुत सारे लोग घर में आए हैं, मीडिया वाले हैं। इसको अभी मेरी सांस मैडम हमला कर रहा है, अब हम बचाएंगे। और वो कह रहा है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी हत्या कर देंगे। अब ऐसे बोल रहा है कि हत्या तो करेंगे, हत्या कर देंगे। और नीरज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज, पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपने आवास पर और उसी समय उन पर यह हमला हुआ है। आपके पास कोई नई जानकारी? और यह भी बताइएगा कि पप्पू यादव से जब उनके आवास पर लोग मिलने गए तो वहां पर प्रेस वहां पर मौजूद थी, लोगों की चेकिंग गेट पर हुई होगी, चूंकि सांसद हैं पूर्णिया से पप्पू यादव। इन दोनों लोगों की ये इनको एंट्री कैसे मिली? देखिए, पप्पू यादव के दिल्ली आवास के घर पे जहां तक चेकिंग की बात है तो आमतौर पे जो कार्यकर्ता आते हैं उनकी चेकिंग नहीं होती, लेकिन पप्पू यादव क्योंकि दिल्ली से बाहर से जो मुझे जानकारी मिली है, और जब पप्पू यादव लौटे तो कुछ मीडिया के लोग उनकी बाइट लेना चाह रहे थे। आमतौर पे जब पप्पू यादव होते हैं तो बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, कई बार हम लोग भी पहुंचे। तो आज रविवार का दिन था और पप्पू यादव बाहर थे तो कुछ लोग उनसे बाइट लेने पहुंचे थे और वहां कार्यकर्ताओं का
कह सकते हैं जमावड़ा भी था। करीब सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और उनके समर्थक पप्पू यादव से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। इस बीच कुछ मीडिया के लोगों ने बाइट शुरू की पप्पू यादव की। उसी कार्यकर्ता के भीड़ में से दो लोग ऐसे घुसे थे जो लोग सनातन के मसले पे पप्पू यादव से बहस करने लगे, और बहस इतनी बढ़ गई कि फिर उनमें से एक ने चप्पल निकालने की शुरुआत की। जैसे ही वो चप्पल निकालने लगा, कुछ का दावा है कि चप्पल फेंका भी, लेकिन जो हमें जानकारी मिले चप्पल जैसे ही वो निकालने लगा तो पप्पू यादव के समर्थक या उनके घर पे रहने वाले लोग ने उसे धर दबोचा और उसकी पिटाई भी की, और फिर दिल्ली पुलिस आई और उसे पकड़ के ले गई। पप्पू यादव और पप्पू यादव के समर्थकों का दावा है कि वो पप्पू यादव पर हमला करने आया था, चाकू लेकर आया था। ये पुलिस जांच का विषय है, लेकिन एक बात अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि ये दो लोग जो पहुंचे थे कहीं न कहीं वहां की व्यवस्था को खराब करने पहुंचे थे। वो संदिग्ध थे, उनकी एंट्री अलाउ नहीं थी, लेकिन क्योंकि पप्पू यादव के घर में कोई भी प्रवेश कर जाता उसकी जांच परख नहीं होती, क्योंकि आम दिनों में सैकड़ों संख्या में लोग आते जाते रहते, क्योंकि पप्पू यादव का आवास ऐसा है जो खुला रहता है। तो आज जो कुछ हुआ है उसमें ये दोनों लोग, कल जो घटना घटी थी संसद में, माफ कीजिएगा परसों, जिस तरह से पप्पू यादव ने अपना वेशभूषा बदल के जिस तरह से चंदा चोरी के मसले पर विरोध प्रदर्शन किया था, तो उसकी प्रतीकात्मक संकेत को लेकर वो लोग विरोध करने पहुंचे थे कि आप सनातन के विरोधी हैं, और उसी के बाद ये बहस हुई और मारपीट में तब्दील हो गई। जी नीरज, प्रारंभिक जो तस्वीरें आई हैं उनमें जो दो युवक वहां पर पहुंचे जिन पर पप्पू यादव पर हमला करने का आरोप लगाया जा रहा है, उनकी उम्र तकरीबन 35 साल से कम ही नजर आ रही है। क्या ये छात्र थे, पहला? और दूसरा ये कि जो सनातन के विरोध में ये दोनों छात्र वहां पर पहुंचे थे, और क्या प्रेस जब वहां पर एंट्री ले रही थी उनके साथ ही अंदर घुस गए थे? देखिए, कोई ऐसी एंट्री नहीं होती, ओपन प्रवेश होता है वहां। कोई ऐसा नहीं है कि किसी से पूछ के अंदर जाने के लिए कहा जाता है या न जाने के लिए कहा जाता है। आमतौर पे जो उनका मुख्य द्वार होता है वो क्लोज रहता है, पीछे से एंट्री उनके आवास पे होती है और पीछे से ही वो लोग भी प्रवेश किए होंगे। तो आज संख्या ज्यादा इसलिए रही होगी कि एक तो रविवार का दिन था, दूसरा पप्पू यादव पहले से मौजूद नहीं थे, तो आए थे तो कुछ समर्थक और कार्यकर्ता मिलने वाले रहे होंगे। और क्योंकि पप्पू यादव दिल्ली में नहीं थे तो बहुत सारे मीडिया के लोग जो हैं उनकी बाइट लेने के लिए, क्योंकि कल से फिर संसद का सत्र शुरू हो रहा है और पप्पू यादव ने जो जिस तरह से प्रदर्शन किया था उसके बाद काफी बयानबाजी भी हुई थी, तो उसके बाद बहुत सारे लोग बाइट लेना चाह रहे थे, इसलिए वो लोग भी पहुंचे। तो उनकी भी जो संख्या मुझे बताई गई कि 5-10 लोग, चाहे बिहार को जो कवर करते हैं या नेशनल मीडिया को भी जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें से कुछ लोग वहां मौजूद थे। और उसी बाइट के दौरान जो है ये बहसबाजी शुरू हुई और बहसबाजी के बाद उन दोनों की पिटाई भी हुई। जो उनके समर्थक थे उन्होंने उनको पीटा और बाद में पुलिस आई और पुलिस उन दोनों को लेकर गई। रही बात वो कौन था, उसकी मंशा क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, इन तमाम चीजों के बारे में दिल्ली पुलिस विस्तार से जरूर बताएगी कि आखिर ये कौन लोग थे। फिलहाल दोनों जो युवक हैं उनको पुलिस लेकर अपने साथ गई है, पूछताछ उनसे की जा रही है। नीरज, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और औरंगाबाद में कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या कर दी गई। विमल कुमार रोहतास के टेहरी डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर पुलिस का दावा है कि निजी चालक ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन विमल कुमार की पत्नी ने डेहरी विधायक पर सनसनीखेज आरोप लगाए। हालांकि डेहरी विधायक ने मृतक की पत्नी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आखिर कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या का सच क्या है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। सफेद चादर में लिपटी लाश, परिवार में मची चीख पुकार और तफ्तीश करते पुलिस वालों की ये तस्वीरें उस खूनी वारदात के बाद की है जिसे बेखौफ अपराधियों ने प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए अंजाम दिया है। औरंगाबाद में अपराधियों ने कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या कर दी। विमल कुमार रोहतास के डेहरी डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी थे। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। इस पूरे हत्याकांड को लेकर मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा, मृतक के निजी चालक मिथिलेश कुमार ने ही इस वारदात को अंजाम दिया।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक छुट्टी नहीं मिलने और ज्यादा काम के दबाव से परेशान था। पटना जाने के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद चालक ने कार में रखी लोहे की रॉड से हमला कर विमल कुमार की हत्या कर दी। घटना को हादसा या अपराधियों की करतूत दिखाने के लिए उसने गाड़ी को पानी में उतार दिया था। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया 1 अपाची बाइक पर आए थे, और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तब पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है। नगर परिषद ईओयू की हत्याकांड में पुलिस चालक को हत्यारा बता रही है, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी की पत्नी का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने डेहरी के वर्तमान विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक कार्यपालक पदाधिकारी की पत्नी ने कहा है कि डेहरी के एलजेपीआरवी के विधायक सोनू सिंह उनके पति से कभी 25 तो कभी 50 लाख रुपए की डिमांड करते थे। विधायक रात दिन उन्हें फोन कर परेशान करते थे, जिससे विधायक के प्रताड़ना से विमल कुमार तनाव में रहते थे। मृतक की पत्नी ने इस हत्याकांड में नार्को टेस्ट कराने की मांग की है, तो इस मामले में डेहरी विधायक सोनू सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सच अब सामने आ गया है, उन्हें ड्राइवर ने मारा है। उन्होंने कहा बदनाम करने के लिए मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। रोज फोन करता था, रोज दिन विधायक फोन करके तंग करता था। कहे थे 29 तारीख को मिलने जाएंगे। हम बोले थे कुछ बोलिएगा, नहीं बोले नहीं बोलेंगे। रोज करता, यहाँ आज तक कहाँ है, मिलने आइए, बोले क्या पटना में है, नहीं है डेयरी में, आएंगे 29 तारीख को तो मिलेंगे। रोज फोन कर। डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार शनिवार देर रात डेहरी से पटना लौट रहे थे। आरोप है कि औरंगाबाद के बारुण थाना क्षेत्र में धनौती पुल के पास अपराधियों ने उनकी कार को ओवरटेक कर रुकवाया, ड्राइवर को कब्जे में लिया और फिर विमल कुमार पर बेरहमी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अधिकारी को जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चाकू का निशान बाबू पर दिखाया, अंदर गोली है कि नहीं है वो पोस्टमार्टम के लिए। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन एक ईमानदार सरकारी अधिकारी की इस तरह से हुई मौत ने कई अनसुलझे सवाल छोड़ दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। और यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की कहानी ये पूरी सारी। ये गीत तो आपने जरूर सुना होगा। इस गीत के जो भाव हैं वो हालत इस समय बांकीपुर के उन उम्मीदवारों की है जिनका कुछ ही घंटों में फैसला आ जाएगा। जी हां, बिहार की सियासत की धड़कनें इस वक्त थमी हुई हैं और निगाहें सिर्फ और सिर्फ पटना की बांकीपुर सीट पर टिकी हैं। 3 अगस्त को एएन कॉलेज के स्ट्रांग रूम का ताला खुलेगा और ईवीएम से निकली वो चिंगारी जो सूबे की राजनीतिक समीकरणों को या तो नए पंख देगी या पूरी तरह राख कर देगी। रिपोर्ट दिखाते। बांकीपुर की जंग निराली, किसकी भरेगी झोली, किसकी होगी खाली। बीजेपी बचाएगी शान या पीके बदलेगा मैदान। जनता का फरमान, किसके नाम सम्मान। बांकीपुर, जहां सिर्फ वोट नहीं गिने जाएंगे बल्कि नेताओं की सियासी ताकत भी तौली जाएगी। उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हैं, निगाहें टिकी हैं और 3 तारीख गवाह बनने जा रही है एक ऐसे सियासी फैसले की जिस पर टकटकी लगाए बैठा है पूरा देश। एक तरफ बीजेपी की प्रतिष्ठा, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की चुनौती। तो आखिर किसके नाम होगी बाजी? इसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे बढ़ रहा है इंतजार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के फैसले का। सोमवार की सुबह मत पेटियों से निकलेगा वो जनादेश जिस पर सिर्फ पटना ही नहीं
बल्कि पूरे बिहार की राजनीति की नजर टिकी हुई है। पटना के एएन कॉलेज में गूंजने वाला है वो ऐतिहासिक फैसला जो तय करेगा बांकीपुर का अगला राजनीतिक भविष्य। काउंटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एएन कॉलेज की ओर जाने वाले हर रास्ते पर जिला प्रशासन ने ऐसी किलेबंदी की है कि परिंदा भी पर न मार सके। 30 जुलाई को पड़े 35% वोटों की एक एक पर्ची जब खुलेगी तो सियासत के कई दिग्गजों की सांसें ऊपर नीचे होंगी। अब सवाल सबसे बड़ा और सियासी गलियारों में सबसे गर्म है, क्या बीजेपी अपना ये पुराना किला बचा पाएगी या फिर चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की नई बिसात और रणनीति इस बार तस्वीर को पूरी तरह पलट कर रख देगी। हालांकि एनडीए के तमाम नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। 100% और बड़े मार्जिन से एनडीए जीत रही, लेकिन निर्णय में कहीं से कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। एनडीए के उम्मीदवार की वहां 100% जीत सुनिश्चित है। हार जीत के इस खेल में ईवीएम का बक्सा जब खुलेगा तो सियासत के कई पुराने समीकरण या तो संवरेंगे या बिखर जाएंगे। सबकी नजरें बस एक ही सवाल पर टिकी हैं, आखिर बांकीपुर का ताज किसके सिर सजेगा। काउंटिंग शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, फिर निकल कर आएगा कि कौन बचाएगा अपना किला और कौन बनाएगा नई कहानी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र और सासाराम से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देश के युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने की लड़ाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताया है। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि ड्रग्स का कारोबार केवल अवैध कमाई का जरिया नहीं, बल्कि भारत को भीतर से कमजोर करने की एक बड़ी साजिश भी है। उधर पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकारें कानून तो बना सकती हैं, लेकिन इस नासूर को समाज से उखाड़ फेंकने के लिए आम लोगों को ही आगे आना होगा। को कर रहे बर्बाद, उस नशे पर सीधा प्रहार। ड्रग्स का जाल जो देश को तोड़े, आओ मिलकर उस रिश्ते को छोड़े। एक कदम समाज का, 1000 कदम बदलाव का। हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। नशा एक ऐसी लत जो सिर्फ जिंदगी नहीं बर्बाद करती, बल्कि देश के भविष्य को भी कमजोर करती है। अब इसी खतरे के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि भारत के युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलना दुश्मन देशों की सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ड्रग्स की तस्करी से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंक और भारत को अस्थिर करने की साजिशों में होता है। इसीलिए हर युवा को नशे के चंगुल से बचाना सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, यह भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। मादक पदार्थ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश की गूंज बिहार की राजधानी पटना में भी सुनाई दी। यहां आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि सरकार कानून बना सकती है, लेकिन उसे जमीन पर सफल बनाने की ताकत समाज और आम लोगों के पास ही है। महिलाओं के कहने पर ही बिहार में शराबबंदी हुआ, महिलाओं के जीवन के बदलाव हुए। आज जो महिलाओं पे अत्याचार होते थे उससे मुक्ति मिला। और मैं जरूर ब्रह्म कुमारी बहनों से आग्रह करूंगा, आप भारत सरकार के साथ आपने एमओयू किया है, हमारे साथ भी एमओयू करके
बिहार के घर घर तक इसको पहुंचाने का सरकार कानून बना सकती है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन जनता को स्वयं करना है। साथ ही सीएम सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जब सरकार और समाज एक साथ खड़े होते हैं तभी ऐसे सामाजिक अभियानों को वास्तविक सफलता मिलती है। तमाम युवा साथियों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह के पहल को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। नशे के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ कानून या पुलिस की नहीं बल्कि हर परिवार, हर मोहल्ले और पूरे समाज की जिम्मेदारी है। सरकार लगातार सख्त कार्रवाई और जन जागरूकता के जरिए इस चुनौती से निपटने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यही है कि क्या पूरा समाज इस मुहिम को आंदोलन बनाने के लिए एकजुट होगा, क्योंकि नशे पर जीत तभी होगी जब जागरूकता हर घर तक पहुंचे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पटना के एसके मेमोरियल हॉल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में वैश्य समाज के लोगों को संबोधित करते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि 36% अति पिछड़ा समाज को डरने की जरूरत नहीं, ये सम्राट चौधरी की सरकार है जिसने भी अति पिछड़ा, दलित और ब्राह्मणों की जमीन हथियाई, उस जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। क्योंकि 90 से लेकर 2026 तक मैं पूरा इतिहास खंगालने वाला हूं। मैंने कहा किसने अति पिछड़े के समाज का जमीन हड़पा है, किसने गरीब ब्राह्मण का जमीन हड़पा है, किसने ओबीसी समाज का जमीन हड़पा है, किसने दलित समाज का जमीन हड़पा है। एक एक लोगों को चिन्हित करूंगा और उसके जमीन को वापस कराने का काम। और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि TRA-4 शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेज दी गई है। आयोग से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी करने का भी अनुरोध किया गया है। गोपालगंज में उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को जल्द अच्छी खबर मिलेगी। इसके साथ ही लाइब्रेरियन की ट्रांसफर और पोस्टिंग भी अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर दी है। बीपीएससी से आग्रह है, सरकार के द्वारा बीपीएससी को बताया गया है कि आप जल्दी से जल्दी TRA-4 की परीक्षा का शेड्यूल जारी करें और बीपीएससी उसकी तैयारी में जुटा हुआ है। लाइब्रेरियन के ट्रांसफर के लिए हमने प्रावधान बना दिए हैं। जनरल ट्रांसफर में उनके लिए पोर्टल खुलेगा। बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम में भारत के प्रदर्शन पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि भारत लगातार पदक तालिका में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। हालांकि उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि जिन खेलों में भारत परंपरागत रूप से अधिक पदक जीतता रहा है, उन्हें धीरे धीरे प्रतियोगिता से हटाया जा रहा है। और क्या कुछ कहा है, सीधे सुनवाते हैं। जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार भारत की जो मेडल टैली है वो आगे बढ़ते जा रही है, हम लोगों के लिए एक गर्व का क्षण है। लेकिन अफसोसजनक बात इसका लगता है कि अधिकांश कॉमनवेल्थ गेम्स जिसमें भारत के पदक आते थे, उनको धीरे धीरे करते हुए कॉमनवेल्थ गेम से हटाया जा रहा है। जैसे कि शूटिंग भी एक खेल है जिसको अब कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल नहीं किया जाता, ऐसे बहुत से खेल हैं। तो इस विषय पे हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल करने की आवश्यकता है। अब बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के बहरारी पंचायत में श्राद्ध भोज के दौरान दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान ताबड़तोड़ गोलीबारी भी हुई। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग की चपेट में एक गाय भी आ गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मौके से 16 खोखे, एक जिंदा कारतूस और राइफल का बोल्ट बरामद किया गया है। पुलिस ने 6 नामजद और 7 से 8 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जांच की जा रही है। घटना तो सर जानते जैसे कांड में ले रहे वजीर यादव, संदीप पहलवान तो मारे के लिए
तो संदीप बांधता नहीं मिल रहे, उसे दवाई के ले गए अब मार लगे, जानते का मार लगे गोली बचाव में कहे में नहीं मारी बाप भोज 10 आदमी भोज भा रहा थे, 10 आदमी भोज खाए थे, उस आदमी भाग गए सर। सब खाए रहे पंच सब बैठल रहे, हमू अगरबत्ती ला के साइड में खड़ा रहिए सर। उन्हें धार दिस से बहुते लोग गए, उन्हें से गोली चले नहीं अले सर। सब पंचो भाग गए, हमरा आर कभी भाग के अगना गलिए जे मतलब हमर सब चीज भोज के नाश क्या भए गए, क्षति खूब भेले सर। ओहिमे जे कि एक गोरे के मरियो गेले ठामे पर सर। ओतऽ भोज करे ओतऽ से अयलै तऽ समाज उठि कऽ सब गेलै भोज खेनाइ छोड़ि चचरी पर से गेलै तऽ ओतऽ से फेर उसब गोली बंद कए देलकै। फेर सब समाज घुरि कऽ आपस अयलै तऽ कोइ पीपर लऽ रहलै आ कोइ दुआरि गेलै। हमर छोटका ससुर एहि पार से पखना नाम के लड़का छियै, ओहि पार से लड़का गोली चलनाइ जब 5 गो बंद भए गेलै ताहिके बाद पखना नाम के लड़का गेलै ओहि पार गेलै तऽ फेर ओहि पार से उ लड़का गेलै, ओहि पार से गोली चलनाइ शुरू भए गेलै। खबर नालंदा से, जहां हरनौत थाना क्षेत्र के रूपसपुर गांव में पिछले 48 घंटों के भीतर दूसरी बार चोरी की घटना सामने आई, जिसमें अज्ञात चोरों ने जेडीयू के प्रदेश महासचिव संजय कांत सिन्हा के बंद पड़े घर को निशाना बनाया। चोरों ने कमरों और 7-8 गोदरेज अलमारियों के ताले तोड़कर करीब 15 से 20 लाख रुपए की जेवरात और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। लगातार हो रही इन वारदातों से ग्रामीणों में भारी दहशत है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मुकेश कुमार वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। ताला है जब पूरा कटा हुआ है, एक भागना रहते हैं जो नहीं आए थे 5-6 दिन से घर में। अच्छा। तो फिर कल आज आए घर में झाड़ू डलवाने के लिए मेड के द्वारा, तो देखे कि सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, पूरा ताला कटा हुआ है पूरे रूम का। अब इसका आंकड़ा हम क्या बता सकते हैं, अभी देखेंगे तब बताएंगे। लगभग 9-10 लाख का आंकड़ा ही होगा। खबर पूर्वी चंपारण से, जहां नगर थाना क्षेत्र मरीन ड्राइव के किनारे सन 1814 में बने एक पुराने और ऐतिहासिक मंदिर को जोड़े जाने पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का आरोप है कि वार्ड पार्षद प्रतिनिधि और मंदिर के महंत की मिलीभगत से बिना किसी सूचना के इस ऐतिहासिक मंदिर को तोड़ दिया गया। सावन के पवित्र महीने में मंदिर टूटने से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की। ये हमारा ऐतिहासिक मंदिर था, यहाँ पे इसका निर्माण 1814 का हुआ था, जैसा कि केस में है, मोती झील के केस में अंकित है। और ये पुरातन विभाग के भी नज़र में ये मंदिर था। इसको आज साजिश के तहत व्यवसायीकरण करने के लिए महंत और वार्ड कमिश्नर प्रतिनिधि शकील दोनों के द्वारा जेसीबी लिया के, जबकि यहाँ कोई उपस्थित नहीं था, मंदिर को ढा दिया गया। महादेव जी का मंदिर इस सावन में बिना कोई विचार विमर्श नहीं, और वो पुरातन विभाग के नजर में था, उसमें विचार करना ही नहीं था। कोई प्रॉब्लम था तो वहाँ हम लोग को खबर करना था। जरूरत होता है तो मान जी सबको खबर करते हैं, गोवर्धन शाह लाइन में, मिसकोट में, अगल बगल में सबको, कि भाई आज प्रसाद है, अंकुट महाराज का पूजा है, आप लोग चंदा दीजिए। लेकिन मंदिर तुड़वाना है, बनवाना है, कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं मिला और जबरन हुआ के बिना किसी को बताए मंदिर को तोड़ दिया गया और मंदिर को तोड़ के ध्वस्त कर दिया गया।